हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले जो दो चैप्टर उनके प्रीवियस ईयर अपलोड हो चुके हैं, उनके वन शॉट आ चुके हैं। इवन वन शॉट हम 7 चैप्टर के कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करने वाले हैं और ये 5 ईयर्स को कवर कर रहे होंगे बेटा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप अपने 10 साल के जो क्वेश्चन है उनको जरूर कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो या फिर नोट्स की फॉर्म में हो, पीडीएफ की फॉर्म में हो, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुनील जांगड़ा सर। लिंक इसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा जी। कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेडियस 100 ओहम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। देखो, सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी है आप लोगों को, जो चीज़ें गिवन है ना उनको लिख लो। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है एक बार वो देख लेते हैं। देखो यार, गिवन है यहाँ पे क्या क्या। वोल्ट दे रखा, मतलब पोटेंशियल दे रखा आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है। ओके, और रेजिस्टेंस दे दिया आप लोगों को, कितना है? 100 ओहम है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों को निकालने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट कितने टाइम में निकालने हैं? टाइम इन्होंने दे दिया है 1 सेकेंड में निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर निकालने हैं। तो नंबर का मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हो, Q इज इक्वल टू एन ई बोल सकते हो। अगर मैं नंबर निकालना चाहता हूँ तो Q बाय में E कर दूंगा। ठीक है, ई की वैल्यू सबको पता है कि भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी, है ना। चलो, बट क्यू की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। नेट चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चार्ज के लिए क्या होने वाला है भाई, ध्यान से देखिएगा। चार्ज के लिए क्या होने वाला है? चार्ज चार्ज को कैसे लिखेंगे? देखो, आई क्या होता है? क्यू बाय में टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय में टी। तो क्यू क्या होगा? आई इंटू टी। आई इज कौन? करंट है। तो करंट हमें सबसे पहले निकालना। तो करंट को कैसे लिख लूँ भाई? करंट हो जाएगा वी बाय में आर, और टाइम हो गया ये। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो एन इज इक्वल टू वी टी, नीचे आर था, यहाँ पे ई था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा। तो एन इज इक्वल टू वी कितना है? 200, और आर कितना है? 100। टाइम 1 सेकेंड बोला है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो जाएगा, है ना, ई की वैल्यू। ओके, तो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 20/16 लिख देता हूँ। 20/16, और जो 10⁻19 नीचे उसको ऊपर कर देता हूँ, प्लस का कर देता हूँ इसको। किसका कर देता हूँ? प्लस का कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो। देखो, ये आ जाएगा 5/4। एन इज इक्वल टू 5/4 इंटू आ जाएगा 10⁻19। जब आप इसको कैलकुलेटर से करके देख लेना या सॉल्व करके देख लेना, तो 5 डिवाइडेड बाई अगर आप 4 करते हो तो 1.25 आ जाता है, 1.25 आ जाता है। ठीक है, और साथ में 19 प्लस का है। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ रहा है यहाँ पे? ए आंसर आ रहा है। 1.25 इंटू 10⁻19 हमारे पास आंसर हुआ ए। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन है उनके साइड में लिखा होगा कि ये क्वेश्चन कब आया है, कौन से ईयर में आया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है? 2 वायर्स दे रखी हैं। 2 वायर्स एक्स एंड वाई ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एन नंबर डेंसिटी जो होगी वो सेम रहेगी, ये याद रखना, है ना। चलो आगे देखो। एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड 2A। मतलब दो वायर दे रखी हैं, एक्स एंड वाई, सेम मटेरियल है, लेंथ सेम है, उनका सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनको पैरेलल में लगा दिया गया। मान लीजिए एक वायर ये रही, एक वायर हमारी ये रही, और एक वायर हमारी ये रही, जिसका एरिया जो है जो थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है? डबल है। ठीक है, तो इसका एरिया ए है भाई, इसका एरिया 2A है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद इनको कैसे कनेक्ट किया गया? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अक्रॉस एन आइडियल बैटरी, जिसका ईएमएफ कितना है? जिसका ईएमएफ कितना है? ई है। ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। ओके,
ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। आपको बताना क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी इन देम, मतलब एक आप लोगों के पास क्या है, एक्स वायर है और एक आप लोगों के पास वाई वायर है, तो आपको करंट डेंसिटी के रेशियो निकालने हैं, जे एक्स अपॉन में जे वाई निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यार, सबसे पहले करंट डेंसिटी कैसे लिखते हैं, करंट डेंसिटी लिखते हैं हम आई बाय में ए, ऐसे ही लिखते हैं। करंट अपॉन में एरिया हम लिख रहे होते हैं ना। तो अभी ध्यान से देखना कि क्या मैं इस आई को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, वी बाय में आर लिख दूं, है ना। आई की वैल्यू वी बाय में आर लिखी तो ए हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। अब आर जो होता है उसको मैं रो एल बाय में ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जे का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, रो एल बाय में ए ऊपर चला गया और ए पहले से पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा जी, ए से ए कैंसिल, तो जे की जो वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो करेंगे वी बाय में रो एल हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ का एक चीज़ ध्यान से देखने की है भाई, यहाँ से जो ईएमएफ जा रहा होगा या पोटेंशियल जा रहा होगा वो इसके और इसके क्रॉस तो सेम रहने वाला है, सेम रहने वाला ना, इसके और इसके क्रॉस सेम रहने वाला है। अगर ये सेम मटेरियल के हैं तो भाई इनका रो जो है वो भी सेम रहेगा, इनका जो लेंथ है वो भी सेम है ना। देखो यार ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे x के लिए करूँ, इसको x के लिए लिखो तो आप लिखोगे वी एक्स और यहाँ पे लिखोगे रो एक्स और उसकी लेंथ लिख दोगे। सिमिलरली आप जे वाई लिखोगे, ठीक है, तो इसको आप वी वाई लिखोगे और इसको क्या करोगे, रो वाई एल वाई आप लोग करने वाले हो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, हाँ जी, फटाफट से एक बार बताइएगा इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो ध्यान से, अब रेशियो निकालना है भाई, यहाँ पे वोल्टेज सेम ही तो लगी हुई है, यहाँ से जो जा रही है वो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस सेम रहने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इनको डिवाइड भी करूँगा तो वी एक्स और वी वाई वो कट जाएंगे, ठीक है। लेंथ इनकी सेम है, उन्होंने खुद बोला है, और मटेरियल सेम होने की वजह से इनकी रेजिस्टिविटी सेम है, तो इसका मतलब अगर मैं इनका रेशियो निकालता हूँ जे एक्स अपॉन जे वाई, तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो 1/1, मतलब आंसर आपका 1:1 आने वाला है, ठीक है आंसर। और ये 2021 के अंदर आया है क्वेश्चन, कब आया है, 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर अफेक्टेड विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। देखो यार, हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, हमें पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मास है वो कांस्टेंट है, ई एक कांस्टेंट है, और अगर हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वहाँ पे एक ई बनेगा उसके अक्रॉस, तो वो भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाउ है, वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टाउ है। तो अभी आप लोगों को ये देखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उससे रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा, मतलब जो कोलिजन है वो जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो थर्मल मोशन बढ़ता है, क्या बढ़ता है भाई, थर्मल मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल्स का तो आपस में टकराते हैं, जल्दी जल्दी टकराते हैं, तो इसका मतलब ये टाउ जो है वो डिक्रीज हो गया, है ना, जल्दी जल्दी टक्कर लगेगी। तो अगर टाउ डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन आप लोगों का दिल्ली 2019 के अंदर आया था, कब आया था ये आपका, दिल्ली 2019 के अंदर आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको क्या बताना है यहाँ पे, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको वी डी निकालना है, ठीक है, और किसका निकालना है, कॉपर वायर का, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है 1.0 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वेयर है, और इसके अंदर जो करंट है वो है 1.5 एम्पियर, सब कुछ दे रखा है बेटा। और यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्मॉल एन है, वो भी गिवन है, वो कितना है 9 इंटू 10⁻28 मीटर इनवर्स क्यूब है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन 2014 में भी आया और उसके बाद भी आया है, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में भी है इसलिए करवा रहा हूँ इसको। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब आप लोगों को ये एवरेज स्पीड बोली है, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड बोली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली है, तो उसके दो फॉर्मूले हैं, एक है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम। अगर मैं स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया होगा,
तो मैं क्यों ना दूसरा फॉर्मूला लगाऊं, वी डी कैसे निकालूंगा मैं, आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, मीन्स वी डी अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा आई अपॉन में ए एन ई। तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.5 एम्पियर है, ए की वैल्यू गिवन है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 है। ओके, और एन की वैल्यू भी गिवन है बेटा 9 इंटू 10⁻28, और ई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19 होती है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा। ठीक है, सिंपल है, तरीका तुम्हें बता दिया है, और आफ्टर सॉल्यूशन आप लोगों के पास ये आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नियरली आप इसको 1 मिली 10⁻3 को मिली लिख दोगे, मीटर पर सेकंड लिख दोगे, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज फ्रॉम इट्स वन एंड ए टू अनदर एंड बी। मतलब एक कंडक्टर है, उसकी थिकनेस ना घटती जा रही है। मान लेते हैं एक सिरा इसका ये है और दूसरा सिरा भाई साहब इसका ये है, और यहाँ से यहाँ ऐसे जो है भाई इसकी थिकनेस घट गई है। ठीक है, मतलब ये हमारा जो एंड है इसको हम ए बोल देते हैं, इस वाले एंड को हम बी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बी। अब ये बोल क्या रहा है, इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी। इसको किसी बैटरी के टर्मिनल से भी कनेक्ट किया जाता है, इसको किसी बैटरी के टर्मिनल से भी कनेक्ट किया जाता है। अब पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन, देखो यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली बात यार, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, एक चीज़ याद रखना, करंट तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। आप बोल सकते हो कि सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ओके, ये चीज़ तो पता ही होगी, पढ़ाई हुई है, तो याद रखना है। अब वो बोल क्या रहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। देखो यार, यहाँ पे ये एक कंडक्टर है जिसका एरिया एक साइड में ज़्यादा है, एक साइड में कम है। इसकी कुछ ना कुछ एक लेंथ होगी जिसको मैं एल बोल देता हूँ। यहाँ एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस वी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको वी बाय में एल लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको वी बाय में एल लिख सकता हूँ, जी हाँ सर लिख सकते हो। ओके, अब ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू वी, वी को मैं आई आर लिख दूँ और यहाँ पे एल लिख दूँ। वी को आई आर लिख सकते हैं, है ना, और आर को मैं क्या ऐसे लिख दूँ, रो एल बाय ए। हाँ चलो, E इज इक्वल टू आ गया आई, आई को तो चेंज कर नहीं सकते ना, वो सेम है। आर की वैल्यू आ गई रो एल बाय में ए, और पहले से यहाँ पे एल पड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो यार, एल से एल कट चुका है। ई की वैल्यू देखो, पहले सबसे पहले ई की वैल्यू देखो, ई का जो फॉर्मूला आया वो आया है आई रो बाय में ए आया है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ए में जो रिलेशन है वो इनवर्स का है। मतलब अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया अगर डिक्रीज है, मतलब ये अगर डिक्रीजिंग है, तो ई क्या है भाई, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेयर इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, कैसा है बेटा, इंक्रीजिंग है। ये याद जरूर रखना है, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जब अगर तुमने कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया भाई यहाँ पे मेरे साथ, तो फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया। देखो यार, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, एक मिनट, हमने हाँ यही बोला ना, यहाँ पे एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम है, उसके बाद एरिया कम होता जा रहा है। अगर ये चीज़ कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़्यादा होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो एरिया कम हो गया, तो एरिया कम हुआ, एरिया कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, करंट डेंसिटी के बारे में हमें बताना है। J इज इक्वल टू होता है आई बाय में ए। ठीक है, आई को चेंज नहीं कर सकते, तो ए देखो यार, ए कैसा है, क्या जे को बता सकते हो कि क्या रहने वाला है। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाय में ए होता है, और उसमें आई को हम नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है इस कंडक्टर के क्रॉस। तो ए देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है भाई, ए क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ए कम हो रहा है तो जे जो है वो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी कम है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी कम है, और जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इंक्रीजिंग ही है, ये भी क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो यार, मोबिलिटी जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, मोबिलिटी को लिखते हैं वी डी इज सॉरी म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में ई हम लिखते हैं, वी डी अपॉन में ई हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यार, मोबिलिटी जो है वो क्या एरिया पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, नहीं ना, तो क्या ही दिक्कत है। तो इसलिए आप सीधा ही लिखोगे यहाँ पे क्या है, इसलिए आप सीधा ही यहाँ पे क्या लिखने वाले हो कि यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो सेम रहेगी। वो कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है। कैसी रहने वाली है बेटा, कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन और कोई बड़ी खास बात नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो आया था आप लोगों का, ये 3 पार्ट में है, 2023 में आया था ये। ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन। अच्छा, डिफाइन तो तुम खुद ही कर लोगे यार, ये मैंने पूरा वन शॉट करवा दिया। तो मोबिलिटी तो अभी भी पढ़ के आए हैं, क्या होता है, वी डी बाई ई होता है। ठीक है, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना, इसके ऐसा यूनिट जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। इस क्वेश्चन को करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को करवाता हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ए बी एज शोन इन द फिगर। अच्छा, उसी क्वेश्चन की तरह है यार, बस फर्क क्या हुआ, यहाँ पे एरिया इस साइड ज़्यादा था, इस साइड कम था। अब यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो एक बार देख लेते हैं। स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू ए वायर ए बी एज शोन इन फिगर, व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि आई रो बाय में ए होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे एरिया इंक्रीज है, इंक्रीज हो गया, और यहाँ पे कम था। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे ए कम है, अगर ए छोटा है तो ई बड़ा है, तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे ई ए ज़्यादा है और यहाँ पे ई बी कम है ना। तो आप इसका रिलेशन ऐसे बना के लिख दो, ई ए जो है वो ज़्यादा है, ई बी कम है, ई बी कम है। क्यों है, देखो यहाँ पे एरिया ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो ई कम, ई कम, ये ई कम होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखे ए कम है, ये छोटा है, तो ये बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, और द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोंग द वायर जस्टिफाई योर आंसर। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अलोंग द वायर वो कैसी है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो कैसी है। देखो यार, वी डी को कैसे लिखते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय में एम हम लिखते हैं। यहाँ पे वी डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप बोल सकते हो कि ई के है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा था, या ज़्यादा था ना, देखो ई ए यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, और यहाँ पे क्या है, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो रही है भाई, डिक्रीजिंग है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग है। यस और नो, बताओ यार, चीज़ें समझ में आ रही हैं या ऊपर से जा रही हैं। ये क्वेश्चन आप 2023 में आया है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो, इसका आंसर आएगा 3/4 एम्पियर, पहले लिख दिए। ठीक है, मैच हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे बोला क्या है वो देखो, आपको एक सर्किट दिया गया है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब कई बच्चे बोलेंगे कि हमारे सिलेबस में तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना मतलब सीरीज पैरेलल ये है नहीं है, कट गया है। भाई है ये, मतलब इसको एक बार देख लेना जरूरी है ये। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, ये दोनों कैसे हैं भाई, सीरीज में हैं। तो इन सीरीज में अगर हम सॉल्व करें तो 10, और इसको यहीं पे लिखता हूँ मैं, रुको, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 10 और 14 कितना हो जाएगा भाई, 10 + 14 हो जाएगा 24। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, और ये कैसा है भाई, ये भी तो सीरीज में है, 10 और 10 कितने हो गए, ये और ये हो गए 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इनका एक बन गया। ठीक है, ये था ही पहले यहाँ पे, और इनका भी एक बन चुका है ऐसे। अरे भाई ये और ये तीनों पैरेलल में तो हुए, ये वाला और ये वाला तीनों पैरेलल में तो हुए। तो भाई सिंपल है, एक की वैल्यू कितनी है 24, एक की वैल्यू कितनी है 20, एक की वैल्यू कितनी है 30। पैरेलल में सॉल्व करने का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व, एक मिनट, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लिखेंगे।
तो 24 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 30 प्लस में 30 इंटू 24, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो भाई ये आने वाला है, एक बार मैं कैलकुलेशन कर लूँ। ये आएगा आपका 24 इंटू, अगर हम 20 करते हैं तो 480 आता है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, 24 इंटू 20 इंटू 30, यहाँ पे आ गया 480, प्लस में ये आ जाएगा 600, प्लस में इसको करेंगे 30 गुना 24 तो 720। अब इन सबको जोड़ लो, नीचे वाले को सबको जोड़ लो। 720 में अगर मैं 600 जोड़ दूँ, 1 मिनट, 600 जोड़ दो, प्लस अगर मैं 480 जोड़ दूँ तो इट इज़ 1800। कितना आएगा? 1800 आएगा ये। बस इसको सॉल्व कर लो यार। ये इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कट, ये इससे कट, 3 ने इस 18 को कट किया, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 48, नीचे आ जाएगा 9, ठीक है। नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। 48 और 9 ही आएगा ना। 24, 20, 30, 0 0 कट चुकी है। अरे 1 मिनट, यहाँ पे ये गलती करी है मैंने। रुको 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 रुको। अब बच्चे बोलेंगे अरे सर क्या कर रहे हो, रुको भाई, लाइव ही तो सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे सामने। 24 इंटू 20 इंटू 30, नीचे 1800 बना था, है ना, 1800 बना था। अब ध्यान से देखना, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 ने इस 18 को 6 पे कट किया ना, और 2 ने इस 6 को 3 पे कट किया, ठीक है। तो 3 ने इस 24 को 8 पे कट कर दिया। तो आर की जो वैल्यू आई हमारे पास, आर इक्विवेलेंट, वो 8 ओहम आई है। अब वो तुमसे पूछ क्या रहा है? करंट भी बता दो भाई। करंट क्या होता है? आई होता है वी बाय में आर। तो वी कितना है? 6, और ये आ गया 8। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 3 और ये बनेगा 4, ठीक है। आंसर मैच हो गया हमारा, आंसर मैच हो गया, ठीक है। तो भाई कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन जो आप लोगों को करते रहना है, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 के अंदर आया। कब आया बेटा? 2023 के अंदर आया, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना। कंसीडर टू कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी ऑफ द सेम डायमीटर बट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब ये डिफरेंट मटेरियल, तो इनकी स्मॉल एन की वैल्यू अलग अलग होगी। इज जॉइंट इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। भाई सुनो ध्यान से, ये एक वायर है ए, सेम डायमीटर की बोल रहे हैं, एक वायर है ए, नेक्स्ट एक वायर है बी। मैं अलग अलग कलर की क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि भाई अलग अलग कलर शो करेंगे कि ये अलग अलग मटेरियल की है, ये समझ जाना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, इनको कनेक्ट किया है कहाँ पे? इन सीरीज कनेक्ट कर दिया, और एक एक्रॉस है बैटरी, तो एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बैटरी, ऐसे लगा दिया, ओके। अब इन्होंने बोला है कि देखो मटेरियल अलग था, तो मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे नंबर डेंसिटी अलग अलग होगी। तो इन्होंने बोला नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ए। भाई नंबर डेंसिटी किसके अंदर? ए के अंदर, वो क्या होगी? 1.5 टाइम्स होगी किसका? एन बी का, हाँ ये होगी। अब आप लोगों को क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर ए टू द वायर बी। मतलब आप लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, किसका? ए और बी का, ऐसे निकालना, ये रेशियो आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, हम यहाँ पे आई से पहले वी डी निकाल लेते हैं। आई इज इक्वल टू ए एन ई वी डी। वी डी की वैल्यू यहाँ पे आएगी। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया? क्योंकि भाई नंबर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम वाले फॉर्मूले में नहीं है ना, तो दैट्स वाई हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वी डी निकालता हूँ तो आई अपॉन में ए एन ई होगा। इतना समझ में आया? अगर मैं वी डी को ए के लिए लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से करंट चल रहा है तो ये सीरीज में करंट सेम ही रहेगा, सीरीज में करंट सेम रहता है तो आई रहेगा। नीचे आया एरिया ऑफ किसका? भाई दोनों का सेम दिया हुआ है, डायमीटर सेम है तो उनका एरिया सेम ही होगा, तो इसलिए ए को ए रहने दो। हाँ, नंबर डेंसिटी किसकी? ए की, और ई की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली मैं वी डी निकालूंगा किसके लिए? बी के लिए, तो क्या होगा? करंट तो भाई सेम होगा, एरिया उसका भी सेम होगा, सिर्फ उसकी नंबर डेंसिटी जो होगी वो बदल गई है, वो होगी बी एन बी, और ये हो गया ई। डिवाइड कर दो दोनों को क्योंकि रेशियो पूछा है। वी डी ऑफ ए अपॉन में वी डी ऑफ बी,
तो जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मुझे मिला आई ए एन ए ई, और यहाँ पे होगा आई, यहाँ पे हो जाएगा ए एन बी ई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, आई से आई कट चुका है, ई से ई कट चुका है, ए से ए कट चुका है, तो बचा कौन? सिर्फ यहाँ पे बचा एन बी अपॉन में एन ए। अब ये रिलेशन को यूज कर लो भाई। देखो एन बी की वैल्यू नहीं पता, एन ए की वैल्यू पता है जो कि 1.5 एन बी है, तो एन बी से एन बी कैंसल, मतलब आप इसको 1 अपॉन में 1.5 लिखा हुआ है तो उसको 3/2 2 पर कर दो ना, 2/3 आ जाएगा आंसर। यस और नो, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? क्लियर है? और ये क्वेश्चन आपका अभी रिसेंट आया था 2023 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो, रेजिस्टेंस घट जाए, तो वो किस में होता है भाई? सेमी इंडक्टर में होता है। वो किस में होता है? सेमी इंडक्टर में होता है। और ये तब आए थे क्वेश्चन जब 21-22 के अंदर टर्म 1 टर्म 2 चला था, जब कोविड के बाद। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। ठीक है, मतलब एक ग्राफ दे रखा है जिसमें यहाँ पे आई है और यहाँ पे वी है, और ये दो वायर हैं। एक का वायर का नाम, अरे एक मिनट, एक वायर का नाम एक्स है और एक वायर का नाम वाई है। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, दो वायर हैं, एक एक्स और एक वाई है, ये रही एक्स ये रही वाई। द टू वायर्स हैव इक्वल लेंथ एंड डायमीटर, मतलब इक्वल लेंथ है, इक्वल उनका क्या है? डायमीटर है। विच ऑफ देम इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ लार्जर रेजिस्टिविटी। भाई जब उनकी लेंथ सेम है, जब उनका क्या कहते हैं डायमीटर सेम है, तो कहीं ना कहीं उनके मटेरियल की बात होगी ना। तो मतलब मटेरियल पे कौन डिपेंड कर रहा है, मतलब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा विच ऑफ देम इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ लार्जर रेजिस्टिविटी। ठीक है, देख लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे आर को अगर लिखना चाहता हूँ तो वो लिखा जाएगा रो एल बाय में ए से मैं लिख दूंगा, ये लिखूंगा। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ से रो निकालूं तो वो रो क्या होगा? आर ए बाय में एल होगा। तो यहाँ से ये पता लगेगा यार, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, हमें ये पता लग जाएगा, क्योंकि एरिया और लेंथ तो सेम है, दोनों का सेम है, तो ये तो पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूँ तो वो बनेगा आई बाय में वी। मतलब अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन में आई बाय में वी, ऐसे लिखूंगा, है ना। मतलब स्लोप लिखूंगा नीचे, मतलब यहाँ पे मैं स्लोप लिखूंगा, ये बात हो गई ना, क्योंकि आई बाय वी करूंगा वी ऊपर चला जाएगा तो नीचे स्लोप लिख रहा हूँ ना। चलो अब यहीं से कहानी पकड़ते हैं। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम, उसका रेजिस्टेंस कम तो उसकी रेजिस्टिविटी कम। देखो स्लोप किसका ज़्यादा है भाई? वाई का स्लोप ज़्यादा है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, तो आप बोल सकते हो कि रेजिस्टिविटी ऑफ वाई कम है रेजिस्टिविटी ऑफ एक्स से। कैसे? देखो इसका स्लोप क्या है? कम। स्लोप क्या है भाई? कम है। अगर स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक्स की रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, इसके पास जो है भाई लार्जर रेजिस्टिविटी है। क्या है? इसके पास लार्जर रेजिस्टिविटी है। ठीक है, चलिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय। देखो यार सबसे पहले ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड हो रही है, किसके द्वारा? एक बल्ब के द्वारा। ये जो चीज़ होती है ना ये उसके ऊपर लिखी होती है कि हाँ यार ये इतनी पावर लेगा, ठीक है, इतनी वोल्टेज यूज कर सकता है। तो हम यहीं से उसका रेजिस्टेंस भी निकालते हैं, जो भी चीज़ लिखी होती है ना उससे हम उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यार देखो P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो ये बन जाएगा आई स्क्वेयर आर, और यहाँ पे हो जाएगा P। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? जल्दी से देखो यार। ठीक है, बट अभी ध्यान से देखना, हमें चाहिए क्या यहाँ पे? हमें चाहिए यार यहाँ पे पावर चाहिए 110 वोल्ट पे जब वो ऑपरेट होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना होगा, एक काम करते हैं हम इसको दूसरे फॉर्मूले में बनाते हैं,
क्योंकि हमें करंट नहीं दिया हुआ। आई की वैल्यू वी बाय आर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आप वी स्क्वेयर बाय आर कर दो, क्या ही दिक्कत है। सबसे पहले हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, तभी तो पता लगेगा कि एक्चुअल में वो अगर 110 पे चलता है तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो भाई सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, और रेजिस्टेंस हमेशा रेटिंग से निकलता है, मतलब जो चीज़ उसके ऊपर छपी होती है। तो वी स्क्वेयर कितना है, ये रहा 220, 220 स्क्वेयर करना है ना, तो 2 बार लिख दिया। पावर कितना भाई, पावर कितना है 100 वोट, 100 वोट। तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो 22 और 22 को अगर हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो शायद 484 आता है, नॉट शायद, फाइनल है ये 484 आता है। मैं एक बार कंफर्म भी कर देता हूँ आप लोगों को कि 22 और 22 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 484 ही आता है। ठीक है, चलिए 484 आ गया। ओके, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आ गई है। अब भाई सुनो ध्यान से, अब वो बोल रहा है कि अगर ये बल्ब 110 पे ऑपरेट करे, मतलब इतनी वोल्टेज अगर आ रही है पीछे से, घर में लगाया है और वहाँ पे 110 आ रही है, तो आप मुझे पावर बताओ कितनी आएगी। तो पावर का फॉर्मूला सेम लग जाएगा, यही वाला। तो पावर होगी वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर मतलब 110 इंटू में 110। यहाँ पे क्या है 484, यहाँ पे क्या है 484। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो यही है ना 484, हाँ यही है। तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, 2 पे कट कर दूँ, तो ये 55 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 282। इसको भी कट कर दूँ तो ये भी 55 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 141। तो 55 इंटू 55 करो, हाँ जी 55 इंटू 55, ठीक है। तो ये हुआ 30 25, ये हुआ 30 25, नीचे हो गया 141। इसको डिवाइड कर दो, 141 से डिवाइड कर दो। तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी क्या, शायद मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है कैलकुलेशन में। P इज इक्वल टू होता है वी आई की वैल्यू इज वी बाय में आर, तो वी स्क्वेयर बाय आर हो गया। आर की वैल्यू कितनी आई है 484 आई है। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब वो बोल रहा है कि वो पावर निकालने हैं आप लोगों को, क्या निकालनी है पावर, तो आर नीचे आएगा। करा तो वही है यार हमने, एक मिनट दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका बिल्कुल सेम है, बस एक बार देखना है इसको दोबारा से कि हमें पावर निकालनी है। वी स्क्वेयर, वी कितना बोला है 110 बोला है, उसका स्क्वेयर करेंगे। नीचे आप लोगों के पास क्या है आर है, नीचे क्या आप लोगों के पास आर, जो कि हुआ 484 हो गया है। ठीक है, कितना हो गया 484 हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको देख लो, सॉल्व कर लो। तो 110 इंटू में 110, नीचे आया 484। डायरेक्ट करके देखें एक बार मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से एक बार डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 110 इंटू 110, तो ये बना 1200, अलग से 100, ठीक है, और नीचे 484, तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय 484 इज 25। तो 25 आ रहा है कोई इसमें, देखो यार 110 और 110 को गुना करते हैं और 484 से डिवाइड करते हैं, 484 है ना, 22 को करते हैं तो 484 ही तो बनता है। हाँ, तो 25 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 25, तो पहले कहाँ गड़बड़ करी थी देख लेना एक बार, कहाँ पे गड़बड़ हुई थी। तो 25 वोट हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे पास आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर, और ये 21 22 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे कवर हो रही हैं भाई सारी की सारी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेम रेडियस है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, लेंथ सेम होगी। ठीक है, मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, नाइक्रोम कॉपर, करंट आई इज पास थ्रू देम, विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। देखो यार एक सिंपल सी बात करते हैं, हीट अगर हमें निकालनी है, अगर हमें हीट निकालनी है तो हम लिखते हैं आई स्क्वेयर आर टी, हम लिखते हैं, ये लिखते हैं। एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, आर की वैल्यू रो, एल बाय में ए, और इसको हम टी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेंथ भाई उसने सेम बोली है, एरिया उसने सेम बोला है। ठीक है, और करंट आई उनमें से पास किया जाता है, करंट आई इज पास थ्रू देम, विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर, और साथ में आई दोनों में से सेम जा रहा है। तो यार इसका मतलब जो यहाँ पे हीट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सीधी सी बात है कि डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है भाई, नाइक्रोम की ज़्यादा होती है।
रजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, नाइक्रोम की ज़्यादा होती है किससे, कॉपर के मुकाबले। तो इसका मतलब जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो नाइक्रोम में प्रोड्यूस होने वाली है। वो किस में प्रोड्यूस होने वाली है, नाइक्रोम में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है। समझ आया, 2017 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यार, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रजिस्टर कैपिटल आर। ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज वी विद आर, मतलब वी और आर के बीच का ग्राफ बनाना आप लोगों को, ठीक है, ओके। एंड वी एंड करंट के बीच का ग्राफ बनाना है। 2023 में है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यार, सबसे पहले इसने जो बोला है, इसने बोला कि एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका स्मॉल आर है, और उसको एक वेरिएबल रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया है। आप ऐसे एक रफली डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से हम लिखते हैं। अगर मैं I लिखना चाहता हूँ तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा। तो क्योंकि देखो यहाँ से जो करंट चलेगा वो I होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या है इसका, ये आर और ये आर दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे V इज इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू रखता हूँ, माइनस आई जो है उसकी वैल्यू रखता हूँ, तो ये होगा ई स्मॉल आर अपॉन में आर प्लस आर, ठीक है, यस और नो। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको V ई आर प्लस ई आर पूरा सॉल्व कर लो, इसको एक बार, इसको एक बार ना पूरा सॉल्व कर लो आप, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें, एक मिनट रुको, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, V इज इक्वल टू ई आर कैपिटल ई आर माइनस ई आर अपॉन में आर प्लस आर, एलसीएम ले लिया ना मैंने, तो ई आर से मैंने ई आर कट कर दिया, तो मेरे पास V की जो वैल्यू आई है, एग्जैक्ट वैल्यू जो आई है वो आ चुकी है। V इज इक्वल टू ई एम एफ, साथ में आर आ गया, कैपिटल आर, नीचे आ गया आर प्लस में आर। मतलब V को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिख दो थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ई आर, नीचे से अगर मैं कैपिटल आर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचने वाला है, 1 प्लस आर बाय कैपिटल आर बचने वाला है, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, आर से आर कैंसिल। तो घूम फिर के आप लोग क्या बोल सकते हो कि V की जो वैल्यू हमें मिली है वो मिल चुकी है E अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन में कैपिटल आर, बस ये याद रखना। अब ग्राफ को देखते हैं। देखो यार, अगर मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे को छोटी मिलेगी, मतलब अगर मैं R की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो ये वैल्यू मेरे को छोटी मिलेगी। तो ईएमएफ के नीचे मुझे एक छोटी वैल्यू मिल रही है, ईएमएफ के नीचे मुझे एक छोटी वैल्यू मिल रही है जो कि किसके बराबर है, V के बराबर है। तो इसका मतलब अगर R इंक्रीज हो रहा है तो V भी इंक्रीज हो रहा है, V भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। R इंक्रीज हो रहा है तो V भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता जाएगा, क्या ये इंक्रीज होता जाएगा, जी नहीं। मान लो अगर हम R की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, अगर हम आर की वैल्यू क्या कर दें, इन्फिनिटी कर दें, तो देखो क्या होगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड जीरो हो जाएगा, ये जीरो। तो ई जो है वो वी के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब ये है कि आर बढ़ने से वी तो बढ़ा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसके बाद फिर ये आप ऐसे बोलोगे कि ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा आप बना दोगे, ऐसे मिलाना नहीं है, ये मिलाना नहीं है, इन्फिनिटी पे जाके कुछ ग्राफ ऐसे बताना है कि आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी ना, बहुत दूर जाएगी, तब वो ई के बराबर हो जाएगा, वी जो है ई के बराबर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी और आई का ग्राफ देखो, वी और आई के बीच में ग्राफ बनाना है। तुम्हें पता है कि वी का फॉर्मूला इज ई माइनस आई आर है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू अगर ज़ीरो कर दूँ, आई की वैल्यू अगर ज़ीरो कर दूँ तो वी किसके बराबर आ रहा है यार, देखो अगर मैं आई की वैल्यू ज़ीरो कर रहा हूँ, ज़ीरो, आई की वैल्यू ज़ीरो कर रहा हूँ, तो वी पे ई मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू ज़ीरो पे मुझे वी जो है वो ई मिल रहा है, अरे मुझे ई मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ध्यान से देखना, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है और ये ई में से घटता जा रहा है, तो अगर घटता जा रहा है तो वी की वैल्यू घटती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब
ये ऐसे घटता जा रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बनाना था, जस्ट कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इससे भी यूज़ कर सकते हैं। किससे भी यूज़ कर सकते हो? y इज इक्वल टू एम स्लोप x प्लस सी। यहाँ पे क्या दे रखा है? v माइनस आई आर लिख लो इसको, प्लस इसको c कौन है यहाँ पे? EMF। ऐसे हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये इक्वेशन समझनी है तो भाई इससे कर लेना, नहीं तो सिंपल तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कैसे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बोला टू कंडक्टर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ्स बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज A1 एंड A2, जिसमें से A1 ज़्यादा है किससे? A2 से, और ये भी 2023 में आया है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले सीरीज में थे अब पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं। connected in a parallel across a cell show that the drift velocity of the electron in two conductors are equal। आपको बताना है कि वेलोसिटी इक्वल होगी, वो बताना है, ठीक है। चलो यार एक काम करते हैं, दो कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर बड़ा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बड़ा है, और एक कंडक्टर जो है छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। कैसा है? छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है। और उनको कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया है। उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है किसी एक सेल के साथ, किसी एक सेल के साथ। ये एक सेल है, यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है शो दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू कंडक्टर्स आर इक्वल। सिंपल सी एक बात देखो यार, अगर हमारे पास ये A1 कंडक्टर है, ये A2 कंडक्टर है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक करंट होगा I1 और इसमें एक करंट होगा I2, क्योंकि पैरेलल है तो करंट अलग अलग होंगे, है ना। और वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम रहने वाली है, V जो है वो सेम रहने वाला है क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो हम I इज इक्वल टू ANEVD ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर आ रही है नहीं आ रही है वही तो शो करना है। चलो यार VD आ जाएगा I अपॉन में ANE, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुक के अंदर और मोस्टली मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो भाई I अलग है। देखो अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके लिए लिखना है, अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, तो मैं लिखूंगा उसके अंदर से जाने वाला करंट। नीचे क्या लिखूंगा भाई? जल्दी से बताओ। नीचे मैं लिखूंगा एरिया। एरिया भाई उसने बोल दिया खुद कि सेम एरिया, एरिया ज़्यादा है। एक मिनट, उसने एरिया तो ज़्यादा ही बोला है। मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल लेंथ्स बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ इक्वल लेंथ है, चलो ये भी हो गया। तो एरिया ज़्यादा होगा इसका। एन को सेम रखो, ई को भी सेम रखो, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं यार, आई को भी चेंज कर देते हैं। आई को भी क्या कर देते हैं? चेंज, क्योंकि आई तो मतलब हमें इक्वल शो करना है ना, तो आई की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ। देखो आई क्या होता है? V/R होता है। तो इस आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? इस आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? इस आई की वैल्यू बनेगी V, सॉरी V, क्योंकि V तो दोनों के अक्रॉस सेम है, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड वाले के। और नीचे R उसका R1 आ जाएगा नीचे, ऐसे लिख लो। यस और नो? ठीक है चलो। अब R को हम कैसे लिखते हैं भाई? R को हम लिखते हैं रो L/A से। तो सेम मटेरियल के हैं ये, किसके हैं? सेम मटेरियल के, तो इनका रो सेम होने वाला है। तो यहाँ पे हम R की जगह लिखेंगे रो। लेंथ इनकी क्या है? लेंथ सेम है तो इसको हम L ही लिखेंगे। एरिया फर्स्ट का कितना है? A1 है। तो A1 से A1 कैंसल, तो VD ऑफ फर्स्ट कितना आया? ये आ चुका है V अपॉन में NE रो L आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं VD ऑफ 2 निकालूं, सेकंड के लिए निकालूं, तो क्या आएगा यार? V आएगा। सेम इसी फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या है? A2 आएगा, यहाँ पे A2 आ जाएगा, यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे E, यहाँ पे रो, यहाँ पे L। तो A2 से A2 कैंसिल और बाकी सारी चीज़ें वही आ रही हैं। V अपॉन में NE रो L आप लोगों के पास है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो दोनों के फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। देखो ये रहा V, ये रहा V, ये रहा नंबर डेंसिटी, ये रहा नंबर डेंसिटी, ये रहा E, ये रहा E, ये रहा रो, ये रहा रो और ये रहा L, ठीक है। दोनों में सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इक्वल आ रही है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ सेकंड। जस्ट आप लोगों को वेरिएबल्स हटाने हैं, जस्ट आप लोगों को वेरिएबल्स हटाने हैं, क्योंकि I1 और I2 हमें पता नहीं थे, बट हमें V तो पता है ना कि V सेम रह रहा है, तो इसलिए उसकी वैल्यू पुट कर दी। और V/R, फिर R को पुट करना है भाई।
हर एक के लिए पुट करेंगे तो रो दोनों के लिए सेम है, लेंथ दोनों के लिए सेम है, सिर्फ ए अलग अलग है। क्या अलग अलग है? सिर्फ ए अलग अलग। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरीज। टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी आप लोगों को बताना है। टोटल एनर्जी, देखो एनर्जी क्या होगा, पावर क्या होता है वी आई, तो एनर्जी हो जाएगा वी आई इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, अगर मुझे बैटरी फर्स्ट के लिए चाहिए, मान लो इस 4 वोल्ट की बैटरी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, 4 वोल्ट की बैटरी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके लिए एनर्जी कैसे लिखूंगा, वी कितना है उसका 4। करंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें, यहाँ पूरे में ना हमें पहले सबसे पहले करंट निकाल लेना है, तो पहले करंट निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम भी दे रखा है। तो करंट कैसे निकालेंगे, आई, टोटल वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ से ये प्लस है, यहाँ से ये भी प्लस है, इससे करंट इधर जाएगा, इससे इधर आएगा, तो जब भी इस तरीके का केस हो ना तो आप सीधा करो, टोटल वोल्टेज कितनी आएगी, 10-4 लिखो, नीचे टोटल रेजिस्टेंस लिख दो। इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, सीरीज में जोड़ लो यार इनको, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12, तो ये बना 6/12, 6 12 कट गया, तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो करंट की वैल्यू तो आ रही है 1/2 एम्पियर। अब निकालनी है एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालने को बोल रहा है, लेकिन बाय द बैटरीज बोल रहा है, तो भाई इस बैटरी के द्वारा कितना काम किया जा रहा है वही निकालेंगे ना। तो एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। 4 वोल्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा एनर्जी, एनर्जी लिख रहा हूँ मैं इसको, ई को एनर्जी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वी कितना है 4 वोल्ट के लिए, करंट कितना है 1/2, कितनी देर के लिए भाई 1 मिनट मतलब 60 सेकंड के लिए, 2 ने 2 को कट 4 को कट किया तो 120 जूल आ चुका है। ये 4 वोल्ट के लिए आया है। अगर मैं 3 वोल्ट के, एक मिनट यार, यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न हो जाएगा बच्चों के मन में कि 3 वोल्ट है, भाई ये 3 ओहम है, इसको याद रखना बस, ये 3 ओहम है, ये मिस प्रिंट है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, तो ये 3 ओम आएगा। ठीक है, ओके। अब 10 वाली के लिए बात करते हैं, तो E इज इक्वल टू वी 10, आई की वैल्यू इज़ 1/2, टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो इसने इसको कट किया। ठीक है, तो ये 5 आ गया यहाँ पे, और ये आ जाएगा टोटल इज 300। टोटल एनर्जी जोड़ेंगे तो 300 प्लस में 120 कर देंगे, 300 प्लस में 120 इज 420 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा भाई 420। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। भाई एक बैटरी ने अपनी एनर्जी दी करंट मेंटेन करने के लिए, दूसरी ने दी, टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, under what condition will the current in a wire be the same when connected in series and in parallel of an identical cell each having internal resistance R and external resistance capital R। देखो यार, ये बोल रहा है कि जब बहुत सारे सेल, n सेल को अगर मैं सीरीज में लगाता हूँ, n सेल को, आइडेंटिकल सेल को, हाँ आइडेंटिकल सेल हैं, जब इनको मैं कैसे लगाता हूँ भाई, सीरीज में लगाता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, तो आप टोटल करंट कैसे लिखोगे, टोटल ईएमएफ जो कि लिखा जाएगा एन ई। आप देखो ये अगर ई है, ये ई है, ये ई है, और ये एन टाइम लगे हुए हैं, सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है स्मॉल आर। तो आप आई की वैल्यू कितनी लिखोगे, जब ये सीरीज में होंगे तो आप आई की वैल्यू कैसे लिखोगे, टोटल ईएमएफ, टोटल करंट कितना होगा। अच्छा इसको टोटल रेजिस्टेंस भी लिखो इसका, पहले मैं इसका पूरा सर्किट बना देता हूँ, ऐसे बना दो, ऐसे। अब ठीक है, अब आई लिख सकते हो, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, जो कि ऐसे होगा, है ना। चलो अगर पैरेलल की बात करूं, पैरेलल में क्या होगा, ईएमएफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर, फिर से ईएमएफ, ठीक है, अपना टोटल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ऐसे करते करते कहाँ तक चले गए, हम चले गए भाई साहब ऐसे, एक मिनट थोड़ा सा और, एक आधा और बना लो, ऐसे ईएमएफ ऐसे हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पे हो गया हमारे पास कैपिटल आर हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है कैपिटल आर, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया। अब ध्यान से देखना, अब ये कितने सेल लगे हैं भाई, एन आइडेंटिकल सेल, और हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, पैरेलल में भी इतना ही बोल रहा है और उसमें भी इतना ही बोल रहा है, तो भाई इसको हम कट कर देते हैं, तो कट कर दो,
एम लगे हुए हैं ऐसे भी, तो टोटल करंट कितना आएगा भाई, ईएमएफ पैरेलल में सेम रहता है, ई ई ई है तो ई ही रहेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर अपॉन में आर बाय एम। अब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो, अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन ए वायर बी सेम, सेम कम होता है, सेम भाई सेम, इसको और इसको इक्वेट कर दो सेम के लिए, तो एन ई इज इक्वल टू, सॉरी एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर बाय एम। ठीक है, तो ई से ये ई कट चुका है, ये बना एन अपॉन में आर प्लस एन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर प्लस आर बाय एम। तो ये बन जाएगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर प्लस एन आर इज इक्वल टू देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा एन आर प्लस एन इंटू आर बाय, अच्छा एम क्यों ले रहे हैं हम, उसने एम नहीं बोला ना, तो एन ही ले लेते हैं यार, इसको एन ही ले लेते हैं ना, एन, तो इसको भी एन ले लो, तो यहाँ पे भी एन ही आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, यहाँ पे भी एन आएगा, एन बोला उसने, ठीक है। तो एन से एन कट चुका है, तो आर प्लस एन आर इज इक्वल टू स्मॉल एन आर का स्मॉल एन कैपिटल आर प्लस आर, ऐसे आ चुका है। ठीक है, अब ये बन जाएगा आप लोगों के पास एन माइनस वन आर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आर एन माइनस वन, एन माइनस वन ने एन माइनस वन को कट किया तो आर इज इक्वल टू आर। ये कंडीशन होगी जब करंट बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल across a battery of EMF 200 volt and internal resistance of 38 ohm as shown in the figure। जैसा कि आपको फिगर में शो किया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आपको इसके अंदर करंट निकालना, अरे यार करंट निकालने का फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू वी बाई में आर होता है। यहाँ पे टोटल वी कितना है, देखो मैंने पहले ही बताया जब प्लस और प्लस जुड़े हुए हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 200 माइनस 10 करो, तो यहाँ पे 200 माइनस 10 करेंगे, आर की वैल्यू 38 दे रखी है 38, ये हो गया आपके पास 190, यहाँ पे हो गया 38, डिवाइड कर दो यार 38 से अगर कर रहे हैं 190 के तो 5 पे जा रहा है, देखो 38 5, हाँ ये 5 पे ही जाएगा, 5 एम्पियर आंसर आ गया है। कितना आ गया, 5 एम्पियर। नेक्स्ट, टू सेल ऑफ ईएमएफ, एक सेल है जिसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है 2.0 वोल्ट, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओहम एंड दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.3 ओहम, कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट द ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सेल। तो भाई ये तो बहुत आसान है, मतलब सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, सेल पैरेलल में लगे हुए हैं, ईएमएफ E1 R1, ईएमएफ E2 R2, और ये पैरेलल में है। तो आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं यार, फॉर्मूला इज E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 प्लस में R2। सिर्फ सॉल्यूशन करना है, फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया, तरीका आप लोगों के सामने है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, और आंसर कितना आने वाला है बेटा जी, 1.7 वोल्ट आने वाला है। अगर पैरेलल है, रेजिस्टेंस अगर निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो कैसे निकालेंगे, दो लगे हुए हैं तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ऐसे सोल्व कर लो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0.12 ओहम आने वाली है, कितनी आने वाली है, 0.12 ओहम आने वाली है। देखो जो क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ ना कि हो जाएगा, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो वीडियो ज़्यादा बड़ा क्यों ही करूँ मैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू दी 40 ओम एंड 20 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दे रखा है जिसमें आप लोगों को 40 ओम और 20 ओम के अक्रॉस आप लोगों को करंट बताना है। आंसर ऑलरेडी आप लोगों के सामने, तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जो स्टेप करना होता है इस तरीके के सर्किट में, करंट की डायरेक्शन अगर नहीं दे रखी है तो हमें सबसे पहले करंट की डायरेक्शन बतानी होती है। क्या बतानी होती है, करंट की डायरेक्शन बतानी होती है बेटा जी। ठीक है, तो वो करंट की डायरेक्शन हम देख लेते हैं कैसे बताएंगे। देखो यार सिंपल तरीके से बता रहे होंगे, यहाँ पे दो बैटरी हैं, एक ये रही एक ये रही, तो इनसे करंट निकाल दो। मान लो इस बैटरी से जो करंट निकला वो I1 है, ये करंट यहाँ तक पहुंचा I1, ठीक है।
इस बैटरी से कौन सा करंट निकला, यहाँ से नहीं निकलेगा भाई, इस साइड से निकलेगा। तो ये I2 निकला, ये I2 यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो करंट बाहर हो रहा है वही तो इधर आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे I2 लिख दिया। तो इसका मतलब इधर जो करंट गया वो I1 माइनस I2 गया, आप ऐसे बोल सकते हो। और इधर जब ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे बन जाएगा I1 करंट, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को पहला जो काम करना है वो लूप का करना है, लूपिंग करनी है, ट्रेसिंग करनी है। तो वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लूप लगाया ABCDA। लूप आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बट आप लोगों को सिर्फ चीज़ का ध्यान रखना कि हाई से लो जाते हैं तो लो कंसिडर करते हैं, लो से हाई जाते हैं तो हाई कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखना, जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो नेगेटिव से मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, बैटरी के पॉजिटिव पे जा रहा हूँ तो +80 लिखेंगे, ठीक है। फिर करंट जहां से एंटर होता है और जहां से लेफ्ट होता है वो लो होता है, ठीक है। जहां से एंटर होगा वो हाई, जहां से लेफ्ट हो जाएगा वो लो होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हाई से लो जा रहे हैं तो इसको -20 I1 लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम कहाँ गए, ए से बी चले गए, बी से हम जाएंगे सी पे, कोई नहीं मिला, सी से हम जाएंगे डी पे। तो हम हाई से लो जा रहे हैं तो -40 I1 -I2 किया और दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए तो 0 हो गया। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 80 -20 I1 -40 I1 +40 I2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब ध्यान से देखना यार, इसको हम ऐसा लिख दें कि 80, ऐसे लिख दो आप इसको। देखो I1 दो बार है, एक 40 और एक 20 है, तो वो 60 हो गया, और उस साइड करके लिख दो, 0 के उधर करके लिख दो, तो ये 60 I1 होगा और -40 I2 होगा, और इधर हो जाएगा आप लोगों के पास 80। क्या हो जाएगा 80। इसमें से आप 10 कॉमन ले लो तो आप लोगों के पास बनेगा 6 I1 4 I1 सॉरी 4 I2 8 I2। और कॉमन लेना चाहते हो 2 से कर दो यार, कॉमन क्या ही है। तो यहाँ पे 3 I1 2 I2 4 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आ गई है ये हमारी आई है, एक फाइनल इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन है भाई साहब, एक फाइनल इक्वेशन है हमारे पास। अब हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, दूसरा लूप बना लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें आप किसी भी तरीके से लगा लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा आपको सही लगे। तो मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज ही लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लूप लगाया दूसरे में, इसमें एक इसमें लगा चुके हैं, अब इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने लगाया डी से सी, सी से एफ, एफ से ई और ई से डी मैंने लगाया, ये लूप लगाया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार, जब मैं डी से सी जा रहा हूँ तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, ये देखो, ये इसका हाई है ये लो है, तो मैं लो से हाई जा रहा हूँ, प्लस लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा, +40 I1 -I2, यही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं सी से एफ गया तो मुझे कोई नहीं मिला, और एफ से मैं ई की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे है, ये हाई ये लो, तो हाई से लो इट इज -10। इसमें कौन सा करंट है यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, तो इट इज I2। और बैटरी के लो से हाई जा रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +40 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से इसको कॉमन ले लो, या तो 10 पहले कॉमन ले लो। तो यहाँ पे मैंने 10 को कॉमन लिया तो बन गया 4 I1 -I2, यहाँ पे बचा I2 प्लस यहाँ पे बचा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 4I1 -4I2 -I2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ये 4I1 -5I2 इज इक्वल टू -4 है, या आप इसको माइनस उधर नहीं रखना चाहते तो आप इसको क्या करो, ऐसे लिख लो, -4I1 +5I2 और 4, ऐसे लिख लो। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यार, रुको, चलो नए पेज पे चलते हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आता है या नहीं होता है। ओके, चलो तो एक पेज ऐड कर लेते हैं यार। चलो अब ध्यान से देखना, ये आ चुका है हमारे पास, दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, एक ये रही हमारे पास इक्वेशन और ये एक ये रही, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे यार, मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कर लेते हैं। तो ये बनेगा आप लोगों के पास कितना,
ठीक है, ये बन जाएगा 339 I1 माइनस 6 I2, यहाँ पे आ जाएगा 12, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक मिनट, उसको तीन से नहीं, हमने 3 और 4 करना था ना, सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, रुको। देखो यहाँ पे ये 3 है तो इसको 3 से कर दो, ऐसे करो, इसको 3 से कर दो नीचे वाली को, और इसको 4 से कर दो, तभी इक्वेशन सॉल्व होगी ना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आप लोगों के पास 12I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे हो गया माइनस 12I1 प्लस 15I2, और यहाँ पे हो गया 12, तो ये तो कट हो गया। ये कितना बच रहा भाई, 15 में से 8 जा रहा है तो 7I2 बच गया। यहाँ पे आप लोगों के पास कितना है, 28 है, सिंपल प्लस है ना, तो 16 और 12 28 होंगे। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 28, नीचे आ गया 4, सॉरी 4 नहीं 7, तो ये बन गया आप लोगों के पास 4 एम्पियर। ठीक है, इन्होंने किसके क्रॉस पूछा है हमें, एक 20 के क्रॉस पूछा और एक 40 के क्रॉस पूछा, तो अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया है ना। चलो, तो अभी हम पहली इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 4 थी, जिसमें हमें I2 की वैल्यू मिल चुकी, तो I1 की निकाल लेते हैं। तो 3I1 कितना है, निकालना है, I1 कितना भाई निकालना है, माइनस 2I2 की वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू 4, तो 3I1 ये हो जाएगा 4 प्लस में 8, क्योंकि 4 और 2 मल्टीप्लाई हुए 8, वो प्लस का उधर हो गया, तो ये बन गया 12, इधर हो गया I1, तो I1 इज इक्वल टू 12/3, मतलब ये भी कितना हो गया, 4 एम्पियर हो गया है। तो I1 की वैल्यू जो कहाँ थी, वो 20 के क्रॉस थी। I1 यहाँ से जा रहा है ना, तो 20 ओम है, तो यहाँ पे 40 आ रहा है यार, शायद आंसर मिसमैच हो, शायद आंसर जो मिसमैच हो। ठीक है, जीरो का कोई खेल तो नहीं है, हमने कॉमन लिया है, तो कहीं यहाँ पे जीरो इधर उधर तो नहीं होगी। चलो एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं, 20 वाला तो आ चुका है, अब हम 40 वाला देख लेते हैं। 40 के क्रॉस जो वो I1 माइनस I2 है, तो एक बार I1 माइनस I2 करेंगे, तो दोनों 4 - 4 है भाई, तो वो 0 एम्पियर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 0 एम्पियर आ रहा है। तो ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। तो 20 वाला एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, आंसर की से ना एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है आंसर। एक मिनट रुक जाओ, कौन सा था भैया, ये हमें बताना था, रुको 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 रुको, 4 के क्रॉस बताना है ना, तो 4 के क्रॉस हमारे पास जो वैल्यू आएगी I1 एंड I2 की, वो 4 एम्पियर ही आने वाली है भाई। कितने आने वाली, 4, यहाँ 40 नहीं आएगी, यहाँ 40 नहीं आएगी, ये 4 एम्पियर आएगा, ये बाई मिस्टेक पे है भाई, गलती हो गई हमसे। ठीक है, 4 एम्पियर ही आना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर है, और I1 माइनस I2 की वैल्यू 4 - 4 इज 0 है, तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही आ चुका है। सॉल्यूशन का तरीका तुम्हें बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ रजिस्टर शोन इन द फिगर। इस सर्किट में आप लोगों को करंट बताना है, बैटरी कितना करंट दे रही है, बैटरी की वोल्टेज दे रखी है, देखो ये रही बैटरी की वोल्टेज, ये रही। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दे रखे हैं बट टोटल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो इसको कैसे करें, क्योंकि करंट निकालना तो V/R कर देंगे ना, तो V भी है हमारे पास, यहाँ पे R है बट टोटल R नहीं पता, तो वो टोटल R निकालना। टोटल R कैसे निकलेगा, देखो यार ध्यान से सुनना सभी, ध्यान से सुनना सभी। हम इसको ना मॉडिफाई कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं या रीड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा A, मैंने यहाँ पे लिखा B, मैंने यहाँ पे लिखा C, मैंने यहाँ पे लिखा D। सर ये कैसे लिख सकते हैं, देखो यार ए और सी यहाँ पे है, तो इनको आमने सामने लिखो, बस बात खत्म, बाकी वो ऊपर नीचे। ठीक है, चलो, तो ए से बी के बीच में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 10 ओम, और बी से सी के बीच में एक, बी से सी के बीच में एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, ये है 2 ओम, ऐसे, ये 2 ओम है। ओके, और ए से डी के बीच में कितना भी, ए से डी के बीच में 2 ओम है, तो इसको भी बना दो, ए से डी के बीच में इज 2 ओम, और डी से सी के बीच में कितना है, डी से सी के बीच में 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम है। ठीक है, ए से डी के बीच में 2 ओम था यहाँ पे। ओके, और बीच में कितना भाई, बी और डी के बीच में 5 एम्पियर। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये बैलेंस्ड है, ये जो ब्रिज है क्या ये बैलेंस्ड है हमारा, ये हमें चेक करना है। देखो यार, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे, P/Q इज इक्वल टू R/S, जिसमें ये P, ये Q, ये R, ये S। तो P/Q अगर आप लोग करोगे तो आप करोगे 10/2
और यहाँ पे क्या करोगे, आर बाय एस मतलब 2/4, ठीक है। एक मिनट, 10 नहीं है यार, 1 है यहाँ पे, ए और बी के बीच में तो 1 है ना, 1, सो सॉरी 1 है, ठीक है, 1/2। तो यार 1/2 के बराबर आ रहा है, देखो ना, ये P ये Q दोनों को डिवाइड किया, R S को डिवाइड किया, तो ये भी तो 1/2 है, तो ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब हम इसको उड़ा सकते हैं, यहाँ से इसको हम उड़ा सकते हैं, उड़ा दिया। अब ध्यान से सुनो, इसको और इसको सॉल्व करो। ये सीरीज में है रेजिस्टेंस, कैसे है ये सीरीज में, तो 2 और 1 3 हो गए, यस सर ये 3 हो गए। तो एक तो हमारे पास आ गया भाई 3 ओम रजिस्टर, ठीक है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। अब ये नीचे वाले कितने हैं, 4 और 2 6, ये भी सीरीज में है ना, तो 6 आ गए, 6 ओम। तो भाई ये देखो, यहाँ से एक बन चुका, यहाँ से एक रजिस्टर बन चुका है, यहाँ से एक रजिस्टर बन चुका है। दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे इनको, तो भाई पैरेलल में सॉल्व अगर हम करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 1/3 प्लस 1/6 ऐसे करके करते हैं, बट डायरेक्ट करो, 3 × 6 अपॉन में 6 + 3, तो ये हो गया ऊपर 18, नीचे हो गया 9, तो ये कितना होगा 2 ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस निकाला हमने, 2 ओम हो गया, ठीक है। 6 और 3 हो गया आपका 18, 6 + 3 = 9, तो 9 × 2 = 18, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, हमें करंट बताना है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है यार, 4, ये दे रखी है। रेजिस्टेंस हमारे पास है 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 एम्पियर। तो यही था हमारे पास आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर होंगे, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ईएम वेव का वन शॉट भी जल्दी डाल दो, तो वो भी अपलोड हो जाएगा जल्दी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।